नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई की ही खबर से। मुंबई में एक बार फिर से एक संदिग्ध नाव एजेंसियों की नजर से बचकर किनारे तक पहुंच गई। हालांकि पुलिस की गश्ती की उस पर नजर पड़ गई। पूछताछ में पता चला कि वो कुवैत की है, जो कि अवैध रूप से भारत आई है। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। ये नाव कुवैत से मुंबई चली आई, लेकिन किसी एजेंसी की इस पर नजर नहीं पड़ी। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास मुंबई पुलिस की गश्ती नौका चैत्राली की इस पर नजर पड़ी, तब यह हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ। नाव में सवार तीनों भारतीय मछुआरे निकले और उनके पास से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, लेकिन चूंकि उन्होंने भारत में प्रवेश करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था, इसलिए तीनों के खिलाफ पासपोर्ट अधिनियम के उल्लंघन का मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक चीज रजिस्टर करके 3 लोग को मामला क्या बनाया गया? मामला क्या? आई विल कॉल यू लेटर। मामला क्या बनाया गया? खाली कुवैत से गहरे समुद्र से होते हुए सबकी नजर बचाकर मुंबई किनारे पहुंची ये है मछुआरों की नाव, जिसका नाम है अब्दुल शरीफ 1। ये 28 जनवरी को मछुआरे इसे लेकर वहाँ से चले थे और 6 फरवरी को यहाँ पहुँचे हैं, यानी कि 8 दिनों तक वो लगातार समंदर में सफ़र करते रहे। न तो नौसेना की इन पर नज़र पड़ी और न तो कोस्ट गार्ड की नज़र पड़ी यहाँ पर, लेकिन मुंबई पुलिस की चैत्राली जो एक गश्ती बोट है उसकी नज़र यहाँ पर पड़ गई और उस बोट के जो सवार पुलिसकर्मियों ने इसे संदिग्ध तौर पर देखा, क्योंकि इसकी जो बनावट है वो आम भारतीय जो मछली पकड़ने वाली बोट है उससे अलग है। इसीलिए उन्होंने इसे रोककर पूछा, तब पता चला कि ये कुवैत से आई है और इस पर सवार थे 3 शख्स, जो कि तीनों ही भारतीय बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक जब्त नाव मछली पकड़ने वाली है और इसका नाम अब्दुल शरीफ 1 है। नाव पर सवार तीनों मछुआरे तमिलनाडु में कन्याकुमारी के रहने वाले हैं और उनके नाम नित्सो डिट्टो, शिशु विजय विनय एंथोनी और जे साहंता अनिश है। पुलिस की पूछताछ में तीनों ने बताया कि तमिलनाडु के एक एजेंट कैप्टन मदन ने उन्हें 2 साल पहले कुवैत भेजा था। वहां वे अब्दुल्ला शरीफ की नाव अब्दुल्ला शरीफ 1 पर मछुआरे के रूप में काम कर रहे थे, लेकिन इन 2 सालों में नाव मालिक ने काम का एक भी पैसा नहीं दिया, उल्टे उन्हें पीटता था। परेशान मछुआरों ने जब मालिक से अपना भारतीय पासपोर्ट मांगा तो मालिक ने उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया और नौकरी छोड़कर भाग जाने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद तीनों ने मिलकर भागने का प्लान बनाया और 28 जनवरी को नाव लेकर भारत की तरफ समंदर में निकल गए और 8 दिन बाद मुंबई किनारे पहुंच गए। सवाल है, कुवैत से नाव भारत कैसे पहुंची? नौसेना और कोस्ट गार्ड की नजर क्यों नहीं पड़ी? गौरतलब है कि 26/11 हमले के आतंकियों ने भी नाव से ही मुंबई आकर खूनी खेल खेला था, जिसमें 160 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। बहरहाल मुंबई पुलिस ने तो अपना काम बखूबी किया, लेकिन नौसेना और कोस्ट गार्ड की भूमिका सवालों में है। अब संदिग्ध नाव के पकड़े जाने के बाद पुलिस के साथ आईबी, नौसेना, कोस्ट गार्ड, इमिग्रेशन, एटीएस जैसी एजेंसियां जांच पड़ताल में जुटी हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब अगली खबर पुणे से। पुणे पुलिस ने मंगलवार को शहर के 267 नामजद गुंडों को पुलिस मुख्यालय बुलाया, मीडिया के सामने परेड कराई और कानून के दायरे में रहने की चेतावनी दी। दरअसल पुणे में बीते कुछ महीने से देखें तो कोयता गैंग का आतंक नजर आ रहा है। पुणे से ये रिपोर्ट देखिए। जो दागदार चेहरे नेताओं के साथ फोटो खिंचवा कर इतरा रहे थे, वो अब पुलिस मुख्यालय में शराफत से खड़े हैं। ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। पुणे के नए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के आदेश पर इन्हें तलब किया गया था। पुणे क्राइम ब्रांच के डीसीपी ने मीडिया के सामने ही सबको कानून का पाठ पढ़ाया। जो क्रिमिनल्स शहर में हैं रिकॉर्ड पे, उनको चाहे वो गैंगस्टर्स हों, बॉडी ऑफेंडर्स हों या फिर ड्रग पेडलर्स हों या फायर आर्म्स के पुराने एक्यूज्ड हों, उनको बुला करके उनकी डोजियर्स अपडेट की जा रही है और सूचना स्पष्ट है कि किसी प्रकार की क्रिमिनल एक्ट अगर उनके तरफ से होगी तो बहुत ही स्ट्रिक्ट और एग्जेम्पलरी लीगल एक्शन उनके विरुद्ध लिया जाएगा। ये मैसेज उनके तक पहुंचाने ये इस पूरी मुहिम की मुख्य उद्देश्य थी। दरअसल पुणे शहर में पिछले दिनों हत्या, छेड़खानी और वसूली जैसे अपराध बढ़े हैं। शहर में कोयता गैंग का आतंक बढ़ा है। इसी बीच राजनेताओं और मंत्रियों के साथ भी कई गुंडों की तस्वीरें वायरल होने से पुलिस और सरकार की किरकिरी हो रही थी। ऐसे में नए पुलिस आयुक्त ने पुणे के 271 गुंडों की पुलिस मुख्यालय में परेड कराकर आम जनता के बीच उनकी दहशत कम करने का काम किया है।
महाराष्ट्र की राजनीति में गुंडों की एंट्री के बाद पुलिस द्वारा कराई गई ये परेड काफी चर्चा का विषय बन चुकी है, लेकिन देखना यह होगा कि इसमें सिर्फ राजनीति चलेगी या वाकई पुणे में बढ़ते क्राइम पर लगाम लगाया जाएगा। पुणे से प्रतीक्षा पारखी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 11 लोगों की जान गई। इस मामले में फैक्ट्री मालिक सहित 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हरदा के एसपी का तबादला कर दिया गया है। हादसे से कुछ देर पहले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। दूसरी तरफ धमाके वाली फैक्ट्री के मालिक की एक और फैक्ट्री में नियम ताक पर रखे जा रहे हैं। दूसरी फैक्ट्री पहुंची हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी। देखिए रिपोर्ट। हरदा में पटाखों की फैक्ट्री के ब्लास्ट के बाद तबाही का मंजर हर जगह पर है, लेकिन राजू जो कि इस फैक्ट्री का मालिक था, उनकी दूसरी फैक्ट्री पर फिलहाल हम अभी आ पहुंचे हैं और यहाँ पर किस तरह से इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से, बिना किसी फायर सेफ्टी के साथ यहाँ पर किस तरह पटाखों को बनाने का धंधा चल रहा था, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो रस्सी बम है, जो कि सबसे खतरनाक बम माना जाता है, वो यहाँ पर देखिए बनाया जाता था। इसके साथ ही साथ आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये सूती जो है वो लपेटने का काम जो कि बम के अंदर किया जाता था, क्योंकि जो लाइसेंस था उसमें अकॉर्डिंगली 15 किलो जो हम कह सकते हैं एक्सप्लोजिव रखने की बात जो है वो कही जा रही थी। लेकिन यहाँ पर आपको सामान बिखरा हुआ इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि जैसे ही फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी यहाँ से फरार हो गए। किस तरह से देखिए यहाँ पर बम बनाए जा रहे थे। यहाँ पर एक तस्वीर में दिखाऊंगी, हमारे कैमरा पर्सन अभिषेक आपको पूरा एक बार घुमा के दिखा दे कि अगर एक भी यहाँ पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर एलिमेंट कहीं नजर आ रहा हो, या तो अगर हम बात करें जो फायर एक्सटिंग्विशर है या फिर किसी भी तरह की यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ें उपलब्ध हों, वो यहाँ पर कहीं से कहीं तक नहीं। और एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर बारूद किस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है कि अगर एक साथ इतना बारूद ब्लास्ट हो जाएगा तो क्या कुछ हालात हो जाएंगे। ये देखिए, ये बारूद का पैकेट है और इसमें देखिए बारूद पड़ा हुआ है, पूरा बारूद खुला पड़ा हुआ है। ये देखिए सब 10 एकड़ में पूरा बारूद आप चेक कर सकते हो। आप हुआ था वहाँ 10, साढ़े 10, 11 बजे, जिससे अभी तक प्रशासन का एक भी व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँचा है। अभी न्यूज वाले आए हैं, उसके बाद प्रशासन के लोग यहाँ हैं। तो ये लापरवाही कौन, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? ये अड़ोस पड़ोस के लोग जब ये विस्फोट में मर जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? कोई भी मैं देख रही हूँ कुछ भी सुविधाएं नहीं। 10 एकड़ चेक कर सकते हो आप। यहाँ पूरी गैस की टंकी खुली है, सब छोड़ के लोग भाग चुके हैं। ये फैक्ट्री, ये बम कई लोगों की मौत का कारण बने हैं और शायद प्रशासन को ये सोचना होगा कि अब जो है ये जरूरत आ पड़ी है कि थोड़ा इन चीजों पर ध्यान दिया जाए। क्या हम अगले हादसे के होने का इंतजार कर रहे हैं? अगर नहीं तो इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत इनको है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। और बंगाल के पुरुलिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले किशोर ने अपनी ही स्कूल के पहली कक्षा में पढ़ने वाले एक मासूम की हत्या कर दी। आरोपी छात्र ने हत्या की जो वजह बताई है उसे जानकर पुलिस हैरान है। आरोपी ने बताया कि उसने बच्चे की हत्या इसलिए की ताकि मौत की घटना के बाद स्कूल में छुट्टी हो जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी। ये घटना बंगाल में हुआ है, जबकि जो पुलिस के सूत्रों से जो खबर आ रही है कि पुरुलिया ज़िले में एक प्राइवेट स्कूल में ये हुआ है। ये घटना जनवरी के 30 तारीख से क्लास 1 का एक बच्चा लंच ब्रेक से वो मिसिंग था। इसके बाद 2 दिन बाद एक पास में ही एक पॉन्ड से उसके डेड बॉडी मिला। तो पहले ये आशंका की गई कि ड्राउनिंग की वजह से पानी में डूब के वो बच्चा मर गया, मगर इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तब ये पता चला कि उसकी हत्या की गई है। इसके बाद पुलिस ने जब तहकीकात शुरू की, उनकी नज़र पड़ी एक बच्चे के ऊपर जिसका कि जो स्टेटमेंट्स है वो कोरेबोरेट नहीं कर रहे थे। क्लास 8 का एक बच्चा, और वो बच्चा भी जिस वक्त से क्लास 1 का जो बच्चा मिसिंग था उस वक्त से वो भी बच्चा कुछ देर तक गायब था। इसलिए उसके ऊपर सस्पेक्ट हुआ और उसको जब इंटरोगेशन की गई तो उसने ये पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही है कि उसने ये माना कि उसने क्लास 1 के बच्चे को पहले उसका सर पत्थर से फोड़ दिया था और इसके बाद पानी में धक्का देके उसको गिरा दिया और उसमें बच्चा मर गया। और इसके चलते अब उस बच्चे को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया है पुलिस द्वारा और जुवेनाइल होम में रखा गया है। मगर ये एक दिल दहलाने वाले, एक बहुत ही
जो कह सकते हैं एक शॉकिंग केस है, जहां पे कि देखा जा रहा है कि ये जो क्लास 8 का बच्चा जिस कारण से उसने क्लास 1 के बच्चे को मारा है, उसने पुलिस को ये बताया है कि उसने ये सुना था कि अगर स्कूल में कोई मारा जाता है, कोई मरता है तो छुट्टी मिलती है, तो उसको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी और वो घर वापस जा पाएगा। क्लास 8 का जो बच्चा, पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जो खबर है, ये क्लास 8 का बच्चा महज 7-8 दिन पहले उस स्कूल में आया था और अपने घर भी जाना चाहता था, ऐसी भी खबर है। तो इससे ये जो मामला बंगाल में आया है, सामने आया है, इससे एक चौंकाने वाली ये भी बात है कि किस तरह से जो छोटे बच्चे हैं जो कि हॉस्टल में रहते हैं या फिर बोर्डिंग में रहते हैं, उनके ऊपर भी एक जो मानसिक दबाव रहता है और कहीं ना कहीं पे इनकी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जो अब मामला आया है, इस मामले में एक क्लास 1 का बच्चा मारा गया है एक क्लास 8 के एक बच्चे के हाथों में, और जिस तरह से ये घटना घटी है, इससे सभी लोग आश्चर्यचकित हैं। बात मुंबई की करते हैं। 2023 की गर्मी ने खूब रुलाया। 2024 में भीषण गर्मी के संकेत परेशान कर रहे हैं और इसी बीच माया नगरी मुंबई को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन की रिपोर्ट सामने आई है जो कि सचेत करती है। उसमें कहा गया है कि बढ़ते निर्माण कार्य और कंक्रीट की वजह से मुंबई में गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि उसे कंट्रोल करने का खर्च 166% तक बढ़ जाएगा। देखिए रिपोर्ट। 2023 में वैश्विक गर्मी का रिकॉर्ड टूटा, पर 2024 में तो आसमान से आग बरसेगी। अल नीनो के प्रभाव में इस साल भयंकर गर्मी पड़ने वाली है। खुद संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी चेतावनी दी है। इस बीच मुंबई में बड़े पैमाने पर चल रहा निर्माण कार्य मुंबई को कंक्रीट के जंगल में बदल रहा है। इससे गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, ऐसे संकेत अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में सामने आए हैं। मूडीज RMS, एक अंतर्राष्ट्रीय जोखिम प्रबंधन कंपनी के अध्ययन के अनुसार कार्बन उत्सर्जन बहुत बढ़ रहा है। शहरों में कंक्रीट का जंगल बन रहा है, इससे गर्मी बहुत बढ़ने वाली है। AC का खर्च बड़ा होगा। मुंबई शहर में गर्मी से निजात पाने का खर्च 2050 में 166% बढ़ जाएगा। इसका असर सेहत पर और उत्पादकता पर भी पड़ना है। ये स्लम को तोड़ के ये जो जगह है उसमें 50 स्टोरी का बिल्डिंग बनाते हैं और बोलते हैं ये स्लम वाले को रिहेबिलिटेट करते हैं। तो जो उसका जो कंस्ट्रक्शन का जो हीट लेवल है, ये ग्राउंड का जो फुटप्रिंट है और कितने लोग रहते हैं और वो बिल्डिंग का फुटप्रिंट कितना है और कितने लोग रहते हैं। बिसाइड्स बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पूरा मुंबई में एवरी रोड इन मुंबई डग अप। रोड अच्छा है कि बुरा है, वो लोग खोद के सीमेंट रोड बना रहे हैं। सीमेंट रोड का क्या जरूरत है? सीमेंट क्रिएट्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ हीट वाइल्स कंस्ट्रक्शन। आप पार्क देखेंगे, गार्डन देखेंगे, सब जगह को खोद के सीमेंट करने का, ब्यूटिफाई करके सीमेंट करते हैं, वो गलत है। वी नीड नेचुरल एरिया, वी नीड मड, वी नीड सॉइल। रेस्पिरेट लिविंग साइंसेज के संस्थापक क्लाइमेट टेक रौनक सुतारिया मूडी की स्टडी को चेतावनी भरा संकेत मान रहे हैं। If you're paying let's say 1,000 rupees or let's say 10,000 rupees in electricity bills. इन आंकड़ों को आप ऐसे समझें कि अगर आप अभी 10,000 रुपए बिजली का बिल भर रहे हों, तो स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें कहा गया है कि 166% कॉस्ट बढ़ेगा, तो आप मान लें कि अभी के कॉस्ट के हिसाब से आपको 2050 में 16,000 रुपए और ऊपर से भरने होंगे, यानी करीब 26,000 रुपए का बिल बनेगा। इसे चेतावनी की तरह देखना चाहिए और तत्काल इन उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए, इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। This is an interesting and definitely an alarming analysis and assessment. वायु प्रदूषण पर भारत के सबसे प्रतिष्ठित विशेषज्ञ सफर के संस्थापक निदेशक डॉक्टर गुफरान बेग भी शहर की बिगड़ी हवा और हालात को रेखांकित कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको जो हमारे प्रयास हैं उनको एक कदम आगे बढ़ के मिटिगेशंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, और खासतौर से वो चीजें जो कि क्लाइमेटिकली बहुत वर्नरेबल हैं, जैसे कि मुंबई का एरिया है जो कि कोस्टल की वजह से वर्नरेबल होता है, तो वहां पे हमको खासतौर से मिटिगेशंस के ऊपर कंटिन्यू रखना पड़ेगा अपना प्रयास, और एयर शेड अप्रोच जो है उसको ध्यान में रखते हुए हमको मिटिगेशन मेजर्स करना है टारगेटेड। कंक्रीट, डामर, पत्थर जैसी चीजों से बनी सतहें गर्मी को सोखती हैं, जो फिर पूरे दिन धीरे धीरे निकलती हैं। कंक्रीटीकरण के कारण शहरी क्षेत्र आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में 8 से 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अधिक गर्मी का अनुभव करते हैं। एक्सपर्ट्स चेता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर कंक्रीटीकरण शहर के लिए बड़ी मुश्किलें ला सकता है। मुंबई से कैमरामैन परेश के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।
शाहिद कपूर और कृति सैनन की आने वाली फिल्म है समाज में महिलाओं के हालात पर एक कटाक्ष। बताएंगे ये पूरी खबर आपको। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। Congratulations. Thank you, Masi.